साइंस का जो टॉपिक है उस साइंस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो साइंस स्टार्ट करते हैं अपन। आज पहला टॉपिक जो देखते हैं, या फिर उससे पहले ये देखें कि साइंस में अपने को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें अपने को साइंस में पढ़नी है। तो अपन जानते हैं कि जो साइंस है अपने, इस साइंस के 3 पार्ट होते हैं अपने: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस में अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कौन कौन से अपन चीज़ें देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, तो एक बार मैं लिख देता हूँ। जो भी टॉपिक है अपने, वो क्या क्या अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो अपना बायोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने अंतःस्रावी ग्रंथि। बायोलॉजी का पहला टॉपिक रहेगा अपने अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके बाद में हम मानव शरीर से संबंधित जितनी भी प्रोसेस होती है, क्रियाएं होती है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे मानव शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे सबसे पहले अपन लेंगे कौन सा, आंख। आंख के बाद में अपन पढ़ लेंगे यहाँ पर रक्त। इसके बाद में अपन पढ़ लेंगे पाचन तंत्र। इसके बाद में अपन देख लेंगे जैसे मस्तिष्क हुआ, अपना हृदय, कंकाल तंत्र। फिर इसके बाद में जो भी अपने उत्सर्जन तंत्र आता है, फिर अपने आता है श्वसन तंत्र। तो मुख्य रूप से अपने मानव शरीर से संबंधित ये टॉपिक है। इसके बाद में जो अपना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ से आता है, जिसमें अपन सारी की चीजें मेन जो होती है इंपॉर्टेंट, वो अपन पढ़ते हैं, वो अपने संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन में अपन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तत्व और न्यूक्लिक अम्ल, इन सबको अपन पढ़ेंगे किसमें, मानव शरीर और इससे संबंधित सारी चीजें। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है अपने, वो आता है शरीर से संबंधित होने वाले रोग। रोगों में जैसे वायरस जनित, विषाणु और आनुवांशिक, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। तो आज अपन पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और वो है अपना अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहला टॉपिक अपना अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो देखते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये अपना साइंस का पहला टॉपिक है। टॉपिक को लास्ट तक देखना। जो भी चीज़ अगर प्रॉब्लम हो, कमेंट करके बताना उस चीज़ को कि हमारे को यहाँ दिक्कत आ रही है। चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे पूरी, और समझने की कोशिश भी करना। तो आज अपन जो पहला जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। अब नाम जो अपना लिखा हुआ है यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे पहले अपन इसके बारे में देखते हैं कि अंतःस्रावी क्या होता है और ग्रंथि क्या होता है। तो अंतःस्रावी को और ग्रंथि को अपन जब अपन देखते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी एक की एक संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं सेल, कोशिका। हमारी पूरी बॉडी एक संरचना की बनी होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका। तो मैंने मान लिया कि ये अपने कोशिका है। कोशिका मिलकर के जब बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं,
तो वो कोशिकाएं मिलकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे अपन कहते हैं ऊतक। जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? ऊतक के नाम से। बहुत सारे जब ऊतक आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे ऊतक जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे हमारे अंगों का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो अपन ने यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि में देखा कि हमारी जो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं? सेल। इसलिए जो कोशिका होती है उसे मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक इकाई। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई मतलब जिससे हमारे शरीर की संरचना बनी है उसे अपन क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई। और वो क्या है अपने? कोशिका। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि जो कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कोशिका दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। अब वो कोशिका दो के कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो होती है स्त्रावी कोशिका और एक होती है अपने अस्त्रावी कोशिका। तो कोशिका कितने प्रकार की हो गई अपने? दो प्रकार की, स्त्रावी कोशिका और एक अस्त्रावी कोशिका। स्त्रावी कोशिका का मतलब होता है कि एक ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकाले। कुछ ना कुछ मतलब स्त्रावी पदार्थ। ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से स्त्रावी पदार्थ बाहर निकाले उसे अपन क्या कहते हैं? स्त्रावी कोशिका कहते हैं। और एक ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकाले उसे अपन क्या कहते हैं? अस्त्रावी कोशिका। अब अपन ने देखा यहाँ पर कि कोशिका दो प्रकार की होती है, स्त्रावी और अस्त्रावी। जब कोशिका दो प्रकार की है तो ऊतक भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। ऊतक भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से होंगे? एक तो होगा स्त्रावी ऊतक और दूसरा होता है अपने अस्त्रावी ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के हो गए अपने? वापस दो प्रकार के। जब कोशिकाएं दो प्रकार की तो ऊतक भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक तो हो गया स्त्रावी ऊतक और एक हो गया अस्त्रावी ऊतक। वही चीज स्त्रावी ऊतक आप किसे कहोगे? कि एक ऐसा ऊतक जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकाले। जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकाले। उन्हें कहते हैं अपन स्त्रावी पदार्थ जो बाहर निकलता है स्त्रावी ऊतक कहलाते हैं। और ऐसे ऊतक जो अपने अंदर से स्त्रावी पदार्थ बाहर नहीं निकालते, स्त्रावी पदार्थ बाहर नहीं निकालते, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अस्त्रावी ऊतक। अब जो स्त्रावी ऊतक होते हैं इनको अपन एक नाम से जानते हैं जिनका नाम है ग्रंथि। इसका नाम क्या है? ग्रंथि। तो यहां से अपने को एक चीज समझ में आई कि ग्रंथि अपन किसे कहते हैं? कि ऐसे स्त्रावी ऊतक जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ पदार्थ स्त्रवण करते हैं, जिसको बाहर निकालते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। कि ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकालते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रंथि कहलाते हैं। अभी जो ग्रंथियां जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। तो अपन बात करते हैं किसके बारे में? ग्रंथियों के बारे में। कितने टाइप की होंगी ये? दो टाइप की। तो यहां से आपको एक शब्द समझ में आ गया कि ग्रंथि क्या होती है? कि ऊतकों का एक ऐसा समूह जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकाले, क्या कहलाता है? ग्रंथि कहलाता है। अब ये अपने दो प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन से होती हैं? तो देखो, ये कोई ऊतक है या फिर कोई ग्रंथि है। तो ऐसी ग्रंथि जो अपने स्त्रवी पदार्थ को सीधा रक्त में डाल दे। स्त्रवी पदार्थ को सीधा रक्त में डाल दे। स्त्रवी पदार्थ
रक्त में सीधा डाल दे, उन्हें कहते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्रावी पदार्थ को सीधा रक्त में ना डाल करके नलियों के माध्यम से नलियों के माध्यम से नलियों के माध्यम से रक्त से बाहर निकाले, उसे अपन कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो एक बार वापस अपन इसका रिवाइज करते हैं। अपन पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथि। तो एक ग्रंथि का मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें अपन ने देखा कि हमारे शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है अपने उसे कहते हैं अपन सेल। उसे अपन किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से। कोशिका, उसे अपन कोशिका के नाम से जानते हैं। कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। जो कोशिका होती है वो अपने दो प्रकार की होती है, एक तो स्रावी कोशिका और एक अस्रावी कोशिका। स्रावी कोशिका का मतलब होती है कि ऐसे ही कोशिका जो अपने अंदर से कोई ना कोई स्रावी पदार्थ बाहर निकाले, स्रावी कोशिका कहलाएगी। और अस्रावी कोशिका जो अपने अंदर से स्रावी पदार्थ को बाहर ना निकाले, अस्रावी कोशिका कहलाएगी। जब कोशिका दो प्रकार की, तो ऊतक भी कितने प्रकार के होंगे अपने? दो प्रकार के, जिसमें एक होता है स्रावी ऊतक और एक होता है अस्रावी ऊतक। स्रावी ऊतक अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकालेगा और अस्रावी कुछ ना मतलब जो भी है बाहर नहीं निकालेगा। जो स्रावी ऊतक होते हैं इन्हीं को अपन किस नाम से जानते हैं? ग्रंथि के नाम से। और ये ग्रंथि जो होती हैं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को सीधा का सीधा रक्त में डाले। ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को सीधा का सीधा किस में डाले? रक्त में डाले, उन्हें अपन कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को रक्त में ना डाल करके बाहर डाले, उसे अपन कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या है, इनमें अंतर क्या है। देखते हैं आगे। ग्रंथि, जो ग्रंथि है अपने दो टाइप की होती है, अपने दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपने अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है अपने बाह्य स्रावी ग्रंथि। किस आधार पर इनको अपन दो दो भागों में बांटते हैं, किस प्रकार से? देखो, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो अपने अंदर से जो भी स्रावी पदार्थ निकालती है उसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि अपने अंदर से एक स्रावी पदार्थ निकालती है जिसका नाम क्या है? अपने हार्मोन, जो कि पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। लेकिन जो बाह्यस्रावी जो ग्रंथि होती है इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं जो अपने स्रावी पदार्थ को सीधा रक्त में ना मिला करके रक्त से बाहर भेजती है। और जो स्रावी पदार्थ निकालती है उसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? एंजाइम। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है जिसका स्रावी पदार्थ होता है उसे अपन कहते हैं हार्मोन। जो बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है उससे जो स्रावी पदार्थ जो बाहर निकलता है उसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है एंजाइम। और यह अपने मुख्य रूप से पाचन के लिए काम आता है। जैसे अपन ने देखा लार ग्रंथि, उसके बाद में अपने जैसे आमाशय वगैरह वहां से भी अपने ये है। तो देखो, तो एंजाइम पाचन के लिए काम आती है और यह स्थान विशेष को अपने प्रभावित करती है, स्थान विशेष को प्रभावित करती है। तो जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, अगर इनकी अपन विशेषता की बात करें और बहिस्रावी ग्रंथि की जो विशेषता है अगर अपन इनकी बात करें, तो इनमें जो मुख्य रूप से जो अंतर है वो क्या है कि जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां पाई जाती हैं ये नलिका विहीन होती हैं, ये नलिका विहीन होती हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, नलिका युक्त। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी स्रावी पदार्थ बाहर निकलता है उसे हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है हार्मोन, उसे अपन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और जो बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनसे जो स्रावी पदार्थ होता है उसे अपन कहते हैं एंजाइम। तो यहाँ पर हार्मोन और एंजाइम
दोनों अलग अलग है। अपन कई बार क्या है, इनको एक ही समझ बैठते हैं कि हार्मोन और एंजाइम दोनों एक है, जबकि वास्तविकता में हार्मोन और एंजाइम दोनों अलग अलग है। जो हार्मोन होते हैं वो पूरी बॉडी को प्रभावित करते हैं, पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, जबकि जो एंजाइम होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एक स्थान को प्रभावित करते हैं अपने। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो देखते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां, अगर एक बार इनकी लोकेशन अपने को पता चल जाए तो आगे पढ़ते समय ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इन चीजों में। देखो, सबसे पहले अपन मस्तिष्क की बात करें अपने, तो ये मस्तिष्क, मस्तिष्क में मुख्य रूप से अपने दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका नाम है पीनियल, दूसरी अपने पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, दूसरी पाई जाती है अपने पीयूष ग्रंथि। और ये जो अपने पास जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि के चारों तरफ होता है अपने हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसके बारे में एक चीज है जो अपन यहीं पे बात कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस को अपन कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे अपन कहते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है या मास्टर ऑफ मास्टर है, ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन बनता है कि मास्टर ग्रंथि अपन किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, और मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस। कारण क्या है कि जो पीयूष ग्रंथि है पूरी बॉडी को प्रभावित कर, पूरी बॉडी जो होती है उसको कंट्रोल करती है, जबकि पीयूष ग्रंथि को खुद कौन कंट्रोल करता है, अपने हाइपोथैलेमस। ये तो अपने मस्तिष्क की बात होगी, यहाँ पर दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनके बारे में अपन पूरी बात आगे करेंगे। इसके बाद में अपनी गर्दन आ जाती है। इस वाले भाग में, गर्दन वाले भाग में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड, थायराइड ग्रंथि। तो अपने गले में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, अपने थायराइड। एक शब्द आता है, आपने सुना होगा आपने, पैरा। पैरा का मतलब होता है चारों ओर, पैरा का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो ये शब्द, इसका मतलब क्या है कि थायराइड ग्रंथि के चारों ओर एक ग्रंथि और पाई जाती है इस तरीके से। अपन पढ़ेंगे सारे का सारा अंतःस्रावी ग्रंथियों में। इस ग्रंथि का नाम है पैराथायराइड। किसके चारों तरफ है, थायराइड के। पैरा को अपन क्या बोलते हैं, चारों ओर, इसलिए पैरा थायराइड ग्रंथि, 4 नंबर। इसके बाद में अपन देखते हैं यहां पर, ये अपने लंग्स आ जाते हैं, फेफड़े जिसको अपन कहते हैं। ये राइट और ये लेफ्ट। जो अपना लेफ्ट जो लंग्स होता है, इसके थोड़ी सी इस साइड में ये हल्का सा दबा रहता है यहाँ से। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर अपना हृदय पाया जाता है, यहाँ पर अपना हृदय पाया जाता है, हार्ट। लेफ्ट जो लंग्स होता है, फेफड़ा जो होता है, उसके पास में अपना हृदय पाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर बीच में, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थाइमस, थाइमस ग्रंथि। इन सब के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक पीनियल, दूसरी पीयूष हो गई जिसे अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, जबकि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए अपन इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि, पैरा का मतलब होता है चारों ओर, पैरा का मतलब होता है अपने चारों ओर। किसके चारों ओर, थायराइड के चारों ओर। थायराइड ग्रंथि अपने गले में पाई जाती है, और थायराइड के चारों ओर होने के कारण के उसको अपन क्या कहते हैं, पैराथायराइड। अपने यहाँ पर पाए जाते हैं अपने थाइमस ग्रंथि, अपने हार्ट हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं ये अपने आमाशय, और इसके बाद में
यहाँ पर पाए जाते हैं अपने अग्नाशय ग्रंथि, ये अपने नंबर 5 और ये नंबर 6, इसका नाम है अपने अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि की जो मेन बात है उसको अपन यहीं पे देख लेते हैं। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है इसे अपन मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है मिश्रित ग्रंथि। इसे अपन मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं कि ये अपने अंतःस्रावी भी कार्य करती है और यह अपने बाह्य स्रावी का भी कार्य करती है। इसलिए जो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है इसे अपन किस नाम से जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यहां पर अपने पाई जाती है किडनी, यहां पर अपने पाई जाती है किडनी। एक ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है, एक ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी को अपन हिंदी में कहते हैं वृक्क, इसलिए इसके ऊपर जो है इसे अपन कहेंगे अधिवृक्क। अधिवृक्क, अधि का मतलब होता है ऊपर, अधि का मतलब होता है ऊपर। तो किडनी के ऊपर होने की वजह से इसे अपन किस नाम से जानते हैं, अधिवृक्क या फिर एपीरीनल, एपीरीनल। ती होगी अपने नंबर 7। इसके बाद में जो मेल होते हैं, मेल में यहां पर पाए जाते हैं वृषण, मेल में क्या पाया जाता है अपने वृषण। तो ये भी अपने एक ग्रंथि की तरह कार्य करता है। नंबर 8 अपन देखेंगे, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित होता है, वृषण हो गए। जो फीमेल होती है उनमें पाए जाते हैं यहाँ पर अंडाशय, फीमेल में क्या पाया जाता है अपने अंडाशय। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, किसे कहते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, पाचन के लिए अपने एंजाइम काम आते हैं। फिर अपन ने देखा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हमारी बॉडी में किस किस स्थान पर पाई जाती हैं। इन सब के बारे में हम पूरा तरीके से पढ़ेंगे। क्लास अगर अच्छी लगे, विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी साइंस की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साइंस में आज तक अपन ने 4 क्लास देखी और उन 4 क्लासों में जो पहली जो 2 क्लास थी वो तो इंट्रोडक्शन की थी। अब जो थर्ड जो क्लास थी अपने, उस थर्ड क्लास में अपन ने एक छोटा सा टॉपिक जो देखा था वो देखा था अपन ने अग्नाशय ग्रंथि। आपको पता ही है अपन कौन सा टॉपिक चल रहा है अपने, अंतःस्रावी ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में अपन ने देखा था कि जो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है इसमें 2 भाग होते हैं, वो आपको सब पता है। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो बीटा सेल से निकलता है। लैंगर के जो द्वीप समूह होते हैं वहाँ से बीटा सेल जो होती है वहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो कि मतलब ग्लूकोज का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, ग्लूकोज का परिवहन करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जो 2 प्रकार का होता है, डीएम फर्स्ट और डीएम सेकंड। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखनी हो अगर चीज़ें तो आप जो क्लास है अपनी शुरू से आप इनका वीडियो है जो देखना आप। आज अपन जो चालू या फिर इससे पहले अपन जो 4th जो क्लास थी अपने कल जो अपन ने की थी, उसमें अपन ने देखा था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उस पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। उसमें अपन ने देखा था कि जो पीयूष ग्रंथि है इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक तो मुख्य रूप से 2 भागों में, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली से जो हार्मोन निकलते हैं और जो पश्चपाली से निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन पश्चपाली से निकलते हैं। बाकी प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एफएसएच और एलएच, ये जो हार्मोन होते हैं ये निकलते हैं अपने अग्रपाली से। इनके बारे में अपन ने देख लिया था। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है दुग्ध का निर्माण करता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो दुग्ध का स्त्रावण करता है फलों को पकाने के लिए, लविंग हार्मोन जिसको अपन कह सकते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो इंजेक्शन होता है वो मवेशियों से अत्यधिक दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में फिर अपन ने पढ़ा था वेसोप्रेसिन हार्मोन। जो वेसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है ये अपने जो यूरिया में जो अत्यधिक जो जल की मात्रा जो जाती है उस जल की मात्रा को वापस से रक्त में लाने का कार्य करता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। अपन ने देखा था जो मरुस्थलीय जो जानवर होते हैं उनमें जो वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
ये और भी इसकी बहुत सारी बातें थी जो अपन ने क्लास में की थी, लास्ट क्लास में, आप उसकी वीडियो देखना। फिर अपन ने ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा था। तो जो ग्रोथ हार्मोन है, उस ग्रोथ हार्मोन के बारे में जब अपन ने देखा था, तो इस ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है कि जो हड्डियों की जो कोशिका होती है ऑस्टियोसाइट, हड्डियों की जो कोशिका होती है जिसका नाम क्या होता है ऑस्टियोसाइट, वो ऑस्टियोसाइट जो क्या करती है, विभाजन करती है अपने आप में। अगर इसका विभाजन अगर कम हो, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन अगर कम हो, तो इसकी वजह से बोनापन आ जाता है बच्चों में। क्या आ जाता है अपने, बोनापन आ जाता है। और अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आ जाते हैं, उसे अपन कहते हैं भीमकायता। किस नाम से जानते हैं, भीमकायता। अब अपन अगला नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी नेक्स्ट पॉइंट है अपने थायराइड ग्रंथि। कौन से ग्रंथि अपने, थायराइड ग्रंथि। हम जानते हैं कि देखो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो अपने गले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, गले में पाई जाती है, जो एच के आकार की कुछ इस तरीके से होती है। तो देखो ये अपने है थायराइड ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है अपने, थायराइड ग्रंथि। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है किस तरीके से कार्य करती है, कैसे इसकी प्रोसेस होती है, तो वो अपन समझते हैं। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको पता ही है कि कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि जो कैसे कार्य करती है, तो अपन जानते हैं कि एक पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है। इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, जिस हार्मोन के बारे में अपन ने पढ़ा था, TSH। TSH जिसका नाम है थायराइड। एस का मतलब है स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो जो है अपने थायराइड का मतलब होता है थायराइड ग्रंथि, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरक। इसका मतलब क्या होता है, प्रेरक या प्रेरित करने वाला। तो यहां से इसका मतलब अपने को पता चलता है कि जो पीयूष ग्रंथि से ये जो TSH जो हार्मोन निकलता है, ये क्या करता है, इस थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। इस थायराइड ग्रंथि को क्या करता है अपने, प्रेरित करता है, और एक हार्मोन स्रावित करवा देता है, यहाँ से एक पदार्थ बना देता है अपने, जिसे अपन नाम देते हैं थायरोनिन। कौन सा हार्मोन स्रावित करवा देता है, थायरोनिन। पीयूष ग्रंथि से TSH निकलता है, जैसे थायरोनिन का निर्माण होता है। अब जैसे ही पीयूष ग्रंथि से TSH निकला, थायराइड स्टिमुलेटिंग, इसने थायराइड ग्रंथि को प्रेरित किया, और थायराइड ग्रंथि ने किसका निर्माण कर दिया, थायरोनिन का निर्माण कर दिया। अब अपन भोजन के माध्यम से अब अपन भोजन के माध्यम से आयोडीन ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, आयोडीन। तो जैसे ही अपन आयोडीन का ग्रहण करते हैं, और जब आयोडीन अपन खाते हैं, तो थायरोनिन और आयोडीन दोनों मिलकर के थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। अच्छे से समझना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, वीडियो को पूरा देखना। पीयूष ग्रंथि से TSH हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है, जिससे कि थायराइड ग्रंथि किसका निर्माण करती है, थायरोनिन का निर्माण करती है। अपन भोजन से आयोडीन ग्रहण करते हैं, तो थायरोनिन और आयोडीन मिलकर के एक हार्मोन बना देते हैं, जिसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। किस हार्मोन का निर्माण कर देते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कर देते हैं। अब इधर देखना, अब अगर अपन खाने के माध्यम से अगर आयोडीन ज़्यादा ले रहे हैं,
अगर हम खाने के माध्यम से अगर आयोडीन ज़्यादा ले रहे हैं तो बताओ जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन कैसा बनेगा, ज़्यादा बनेगा। अगर हम खाने के माध्यम से अगर आयोडीन अगर कम ले रहे हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन कैसा बनेगा, कम बनेगा। अगर हम आयोडीन के माध्यम से अगर अपन आयोडीन ज़्यादा ले रहे हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन कैसा बनेगा, ज़्यादा बनेगा। और अगर अपन आयोडीन कम ले रहे हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन कैसा बनेगा, कम बनेगा। अब जैसे ही यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण हो गया तो यहाँ से ये चला जाता है कहाँ पर, अपने रक्त नलिका में। कहाँ पर चला जाता है अपने ये, रक्त नलिका में। रक्त नलिका में जाएगा, पूरी बॉडी में घूमेगा, वही सारी प्रोसेस होगी। अब यहाँ पर अपन एक चीज़ देखते हैं, एक बात जो है इम्पोर्टेंट वो देखते हैं कि अगर हम खाने के माध्यम से आयोडीन का जो सेवन है वो कम करें, अगर हम आयोडीन कम ग्रहण करें, अगर हम आयोडीन कैसा लें, कम लें, अगर हम आयोडीन कम लेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन कैसा बनेगा, कम बनेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन भी कैसा बनेगा, कम बनेगा। कि बिल्कुल ठीक है सर, आयोडीन जब अपन कम लेते हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन कैसा बनता है, कम बनता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनेगा, दोबारा समझो, देखो यहाँ पर अपन ने देखा था कि अगर आप आयोडीन ज़्यादा ले रहे हो तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा बनेगा, और अगर आयोडीन अगर आप कम ले रहे हो तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी कैसा बनेगा, कम बनेगा। यहाँ पर अपन ने देखा कि जो आयोडीन अगर अपन कम ले रहे हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन कैसा बनेगा, कम बनेगा। अब होता क्या है कि जो पीयूष ग्रंथि से जो TSH जो हार्मोन निकलता है, पीयूष ग्रंथि से जो TSH हार्मोन निकलता है, वो क्या सोचता है कि ये जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन यहाँ पर जो कम बन रहा है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो कम बन रहा है, ये मेरी कमी से बन रहा है। TSH हार्मोन क्या समझता है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किसकी कमी से बन रहा है, मेरी कमी से बन रहा है। जिस वजह से ये जो थायरॉक्सिन जो ये जो TSH जो है ये अपने आप में वृद्धि कर देता है। जो TSH जो हार्मोन है वो अपने आप में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। अब जैसे ही TSH हार्मोन में जैसे ही वृद्धि होगी, दोबारा समझो, होता क्या है कि जैसे मान के चलो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, पता चला 10 दिन बाद मैंने जैसे उनका टेस्ट लिया तो देखा मैंने कि भाई बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने तो मेरी फुल जो एफर्ट है जिसको अपन कहते हैं पूरी मेहनत पहले लगा दी पढ़ाने में, लेकिन जो बच्चे हैं फिर भी कमज़ोर हैं। तो मैंने क्या सोचा, हो सकता है कि मेरी वजह से बच्चे क्या है, कमज़ोर हैं। हो सकता है मेरी वजह से बच्चे क्या है, कमज़ोर हैं। फिर मैंने वापस से फिर से और मेहनत लगाई, फिर से पता चला कि उनको तो वही 0 रिजल्ट। मैंने फिर और मेहनत की। इसका मतलब है कि मैं वापस से मेहनत करता जा रहा हूँ, मेहनत करता जा रहा हूँ। उससे क्या है कि मेरा जो दिमाग है उल्टा वो खराब हो जाएगा, उल्टा वो खराब हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अपन खाने में आयोडीन कम खा रहे हैं जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन कैसा बन रहा है, कम बन रहा है। लेकिन TSH या पीयूष ग्रंथि सोचती है, TSH जो हार्मोन सोचता है कि मैं खुद कम निकल रहा हूँ, इस वजह से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कैसा बन रहा है, कम बन रहा है। तो क्यों ना मैं अपनी मात्रा को बढ़ा दूँ, तो क्यों ना मैं अपनी मात्रा को बढ़ा दूँ। ठीक है सर, कि TSH ने अपनी मात्रा को बढ़ा दिया। अब जैसे TSH ने अपनी मात्रा को बढ़ाया तो क्या होता है कि जो जो एक्स्ट्रा जो थायरोक्सिन जो हार्मोन बनेगा, एक्स्ट्रा जो थायरोक्सिन जो हार्मोन बनेगा उसका जमाव शुरू हो जाएगा, उसका जमाव शुरू हो जाएगा। भाई TSH ने अपनी मात्रा को बढ़ा दिया, अब होगा क्या, जब TSH बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो गया TSH। कौन ज़्यादा हो गया, TSH। अब इस TSH का क्या हो जाएगा, जो थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जैसे अपनी मात्रा को बढ़ाएगा तो इसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये जमने लग जाएगा। और जमेगा कहाँ पर, ये गले में। इस वजह से, इसकी वजह से गलगंड रोग हो जाता है या घेंगा रोग।
तो क्वेश्चन यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन जो पूछता है कि गलगन रोग होता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि गलगन रोग किसकी अधिकता से होता है। देखो आज तक अपन पढ़ते आ रहे हैं कि गलगन रोग होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। लेकिन अगर अब पूछ ले आपसे कि गलगन रोग किसकी अधिकता से होता है, तो TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, कौन सा रोग हो जाएगा, गलगंड या घेंगा रोग। अब आगे अपन इसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपने थायराइड जो हार्मोन, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसके कार्य क्या क्या है। तो एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो, मैं मिटा देता हूँ। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, अगर हम थायरोक्सिन हार्मोन के कार्यों की बात करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्यों की बात करते हैं, तो ये जो होता है ये बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क का विकास है उसके लिए आवश्यक है। तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक, बाल्यावस्था में मस्तिष्क के विकास के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब अगर अपन बात करें और क्या काम करता है, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है। थायरोक्सिन हार्मोन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी, अपन जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। अब जब माइटोकॉन्ड्रियाओं की संख्या बढ़ेगी तो शरीर की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही शरीर की जो ऊर्जा बढ़ेगी, इसका मतलब है एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारी जो बॉडी का जो तापमान होगा, बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी के जो काम होंगे, ऑर्गन जो है, ऑर्गन जो है वो काम करना कैसा कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। आप ये तो है नहीं है कि एक ऑर्गन काम करेगा ज़्यादा, हमारी पूरी बॉडी ज़्यादा काम करेगी। इसलिए इसे अपन कहते हैं इसलिए अपन इसे कहते हैं आधारी उपापचय क्रिया या आधारी उपापचय दर। आधारी उपापचय दर, आधारी उपापचय दर के नाम से अपन इसे जानते हैं, BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिक रेट के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो अपन ने यहाँ पर क्या देखा कि जो थायराइड ग्रंथि के जो कार्य हैं बाल्यावस्था में क्या करता है कि मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है। और इसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है अगर वो बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, अपने आप ही ज़्यादा होगी। और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हमारे ऑर्गन क्या करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। और ऑर्गन ज़्यादा काम करेंगे मतलब ये तो नहीं है कि एक ही ऑर्गन ज़्यादा काम करेगा, पूरी बॉडी काम करेगी इकट्ठा। तो आधारी उपापचय दर या बेसिक मेटाबॉलिक रेट, सॉरी बेसिक नहीं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका मतलब होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है एक साथ कार्य करे, फंक्शन करे, एक साथ कार्य करे। अब इसके बारे में अपना और आगे देखते हैं
कि ये गलगंड रोग किन में ज़्यादा पाया जाता है, इसका क्या कारण है? देखो, देखो आपने सुना होगा कि जो ये गलगंड या घेंगा रोग है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले लोगों, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इन जो क्षेत्रों में, जो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में आयोडीन की कमी होती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी के कारण इन लोगों में ये जो गलगंड या घेंगा जो रोग है ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ये शरीर के ताप को नियंत्रित करने के साथ साथ इसके कार्य क्या हैं? थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के ताप को नियंत्रित करने के साथ साथ बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी नियंत्रित करता है, बीएमआर को भी नियंत्रित करता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक थायराइड ग्रंथि से संबंधित। देखो अगर आप इनको अच्छे से करते हो तो मैक्सिमम चीज़ें आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आगे देखें, आगे समझ में आता, अब देखो कि एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि चाइल्डहुड स्टेज में, कब? चाइल्डहुड स्टेज में या फिर बाल्यावस्था में। कब की बात कर रहे हैं अपन? बाल्यावस्था की। अगर बाल्यावस्था में अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाए, अगर बाल्यावस्था में आयोडीन की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए, तो बताओ थायरोक्सिन हार्मोन भी कैसा बनेगा? कम बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन भी कैसा बनेगा? कम बनेगा, जिसकी वजह से अपन जानते हैं अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम है तो जो ब्रेन का विकास, ब्रेन का विकास कैसा होगा? कम होगा। ब्रेन का विकास कैसा होगा? कम होगा, जिससे अपन कह सकते हैं मंद बुद्धि बालक। ऐसे बालकों को अपन क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। और थायरोक्सिन जो हार्मोन है यहाँ पर अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चे में आ जाता है बौनापन। तो बच्चे में क्या आ जाता है? बौनापन। ऐसा बच्चा जो मंद बुद्धि भी है और जो बौना भी है, ऐसे बच्चे को अपन कहते हैं जड़ मानवता, क्रिटिनिज्म। ऐसे बच्चे को अपन किस नाम से जानते हैं? जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो कि क्रिटिनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो बाल्यावस्था में जो आयोडीन की अगर कमी हो जाए बच्चे में तो थायरोक्सिन हार्मोन कैसा बनेगा? कम बनेगा। बच्चे का ब्रेन का जो विकास है वो कैसा होगा? कम होगा, और बच्चा कैसा रह जाएगा? बौना। इस वजह से बच्चा जो मंद बुद्धि है और बौनापन, अगर दोनों चीज़ें अगर एक ही बच्चे में मिल जाए तो उसे अपन कहते हैं जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म, जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म। तो क्वेश्चन आता है, बाल्यावस्था में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया कौन सा होता है? क्रिटिनिज्म। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? वापस देखो क्या होता है कि जो थायराइड जो ग्रंथि होती है अगर वो कार्य करेगी तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि जो होती है उससे एक हार्मोन स्रावित होता है TSH, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है और वो थायरोनिन बनाता है। अपन भोजन के माध्यम से आयोडीन ग्रहण करते हैं और जो थायरोनिन और आयोडीन आपस में मिल करके थायरोनिन
और आयोडीन आपस में मिलकर के थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये यहाँ से रक्त में चला जाता है। यदि अगर आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन में क्या बनेगा, कम बनेगा। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है तो इस वजह से जो TSH जो हार्मोन है वो अपने आप में वृद्धि करना शुरू कर देता है। वो अपने आप में क्या कर देता है, वृद्धि करना शुरू कर देता है। इस वजह से जो अतिरिक्त जो TSH है वो वहाँ जमने लग जाता है, जिसकी वजह से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। इसके बाद में अपन ने देखा था कि ये क्या काम आता है कि जो ब्रेन होता है उसके विकास के लिए काम आता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है। अगर यह माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संख्या को बढ़ा देता है तो एनर्जी का भी क्या होगा, एनर्जी की भी बढ़ोतरी होगी। और अगर एनर्जी की बढ़ोतरी होती है यहाँ पर तो हमारा जो शरीर है वो कार्य ज़्यादा करेगा, इसलिए बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और पूरी जो बॉडी हमारी सम्मिलित रूप से कार्य करती है उसे अपन कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचय क्रिया। उसके बाद में अपन ने देखा था कि चाइल्डहुड स्टेज में, बाल्यावस्था में आयोडीन अगर कम है तो थायरोक्सिन हार्मोन भी क्या बनेगा, कम बनेगा। ब्रेन का विकास कम होगा, बोनापन, अगर दोनों अगर चीजें अगर एक ही बच्चे में आ जाए तो जैसे अपन क्या नाम लेते हैं, जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म। तो बाल्यावस्था में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है अपने, क्रिटिनिज्म। आगे देखते हैं अपन, एक नोट है, इंपॉर्टेंट है। तो अपनी थायराइड ग्रंथि कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो एक नोट है, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अपन ने देखा था कि जब वो प्रसव के लिए, प्रसव के लिए अपन ने देखा था कि जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, प्रसव के लिए जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वह जिम्मेदार होता है। तो प्रसव के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ साथ एक और हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन। हार्मोन भी जिम्मेदार होता है। तो प्रसव के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ साथ रिलैक्सिन हार्मोन भी क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब ये होता कैसे है, देखो कि ये माता का गर्भ होता है, गर्भाशय इसको अपन कहते हैं। अब गर्भाशय की क्या परतें होती हैं, गर्भाशय की क्या होती हैं, परतें होती हैं। तो बाहर वाली जो परत होती है उसे अपन कहते हैं मायोमेट्रियम, और अंदर वाली जो परत होती है उसे कहते हैं अपन एंडोमेट्रियम। मायो का मतलब होता है मांसपेशी, तो मांसपेशी की जो परत होती है गर्भाशय की परत को अपन कहते हैं मेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम आंतरिक परत और बाहरी परत को कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। तो होता क्या है कि जो बालक जो होता है, जो शिशु जो होता है, ये माता की इस वाली परत से एक संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है, एक संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है, एक संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है जिसे अपन कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा या अपरा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा या अपरा। और ये जो प्लेसेंटा या अपरा है 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। यहाँ पर ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। कौन सी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, यहाँ पर ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। और यहाँ से ये 4 हार्मोन स्रावित करता है। कितने हार्मोन स्रावित करता है, 4 हार्मोन स्रावित करता है। वो हार्मोन कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दोबारा देखो एक बार, गर्भाशय, बच्चा गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के द्वारा प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा जुड़ा रहता है। यह प्लेसेंटा या अपरा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, जो कि 4 हार्मोन स्रावित करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन। एक कौन सा होता है, रिलैक्सिन हार्मोन, और एक होता है SCGH। एक होता है अपने HCGH, एक होता है अपने
HCGH हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? HCGH हार्मोन। अब अपन ये सारे के सारे पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पर देख लेते हैं। HCGH, HCGH, इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ये जो हार्मोन है यह यूरिन में आता है। यह हार्मोन किस में आ जाता है? यूरिन में आ जाता है। यह हार्मोन किस में आ जाता है? यूरिन में। अब होता क्या है कि जब महिला जब प्रेग्नेंट होती है, या फिर कोई भी लड़की या फिर कोई भी जब प्रेग्नेंट होती है, जब वो टेस्ट करवाते हैं, अगर उस टेस्ट में उस मात्रा जब वो टेस्ट होता है तो उसका जो यूरिन होता है उसका टेस्ट किया जाता है। अगर उस यूरिन में अगर HCGH अगर अनुपस्थित है तो वो महिला प्रेग्नेंट है, और अगर ये अनुपस्थित नहीं है, मतलब उसमें आ रहा है, तो ये प्रेग्नेंट नहीं है। मतलब ये जो काम आता है ये प्रेगनेंसी टेस्ट में काम आता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सा हार्मोन काम आता है? HCGH। कौन सा हार्मोन काम आता है अपने? HCGH। अपन ने देखा था कि गर्भाशय की परत है, इसमें संकुचन के लिए तो एक हार्मोन काम आता है अपने, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इसके रिलैक्सन के लिए, शीतलन के लिए एक हार्मोन काम आता है जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन। तो प्रसव के लिए दो हार्मोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक होता है अपने रिलैक्सिन हार्मोन। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्रंथि जो है पीनियल ग्रंथि के बारे में। चलो बात करते हैं अब हम पीनियल ग्रंथि की। किसकी बात करते हैं? पीनियल ग्रंथि। एक सिंपल सी बात है, इसमें पीनियल ग्रंथि को अपन जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो मैंने पूरा कुछ लिखा हुआ है, बस ये कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो पीनियल ग्रंथि को अपन जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। देखो, हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन होती है, ये स्किन मैंने यहाँ बना दी कि ये स्किन है, और ये स्किन की क्या है? सेल है। तो मैंने लिखा स्किन की सेल। त्वचा की कोशिका। त्वचा की जो कोशिका होती है उसे अपन एक नाम से जानते हैं, मिलेनोसाइट। किस नाम से जानते हैं अपन? मिलेनोसाइट के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो मैंने क्या किया, एक कोशिका जो मिलेनोसाइट है उसका डायग्राम यहाँ बना दिया। उसका डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया। हमारी जो कोशिका होती है, स्किन की जो सेल होती है मिलेनोसाइट, उस मिलेनोसाइट का, साइट का मतलब होता है कोशिका। इसको अपन ने मिलेनो क्यों नाम दिया? क्योंकि इस कोशिका में एक वर्णक पाया जाता है। वर्णक का मतलब होता है जो अपने को रंग प्रदान करता है। उस वर्णक का नाम है मिलेनिन वर्णक। इस मिलेनिन वर्णक की वजह से कोश जो स्किन की जो सेल होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं? मिलेनोसाइट। ये जो मिलेनिन वर्णक है ये ब्लैक कलर का होता है, और ये जो ब्लैक कलर है ये अल्ट्रा वेव को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है मिलेनिन वर्णक। अब यहाँ पर दो ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि और एक पीनियल ग्रंथि। अपन ने देखा था कि पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है MSH। कौन सा हार्मोन निकलता है? MSH। मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, और H का मतलब हार्मोन। ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि ये मिलेनोसाइट जो कोशिका है, स्किन की जो कोशिका है, इसके पास जाता है और इसमें जो मिलेनिन वर्णक है इसका फॉर्मेशन करता है, इसका निर्माण करता है। तो मिलेनिन वर्णक के निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन है? MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब इसका निर्माण हो गया, मिलेनिन वर्णक का जब इसमें निर्माण हो गया, तब इस वर्णक को फैलाने का कार्य करता है। क्या करने का काम करता है? फैलाने का, स्प्रेड करने का काम करता है। कौन? MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरी जो ग्रंथि होती है अपने, वो होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। यहाँ अपने जो काम का है
वो है मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मेलेटोनिन हार्मोन। ये जो मेलेटोनिन जो हार्मोन है, देखो ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसने तो इसको फैला दिया, लेकिन ये जो मेलेटोनिन जो हार्मोन है, मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये जो मेलेनिन वर्णक है इसका संग्रहण करता है, मतलब पास लेके आता है, मतलब ये फैलाता है और ये पास लाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो त्वचा का जो रंग है, स्किन का जो रंग है, पूरी बॉडी में एक जैसा होता है, पूरी बॉडी में एक जैसा होता है। उसका कारण क्या है कि जो MSH है, जो MSH है, ये तो उसको क्या कर देता है? फैला देता है, फैलाना। और जो मेलेटोनिन है, ये इसको संग्रहित कर देता है, और जब फैलेगा, पास आएगा, तो हमारी जो त्वचा का जो रंग है वो एक जैसा प्राप्त होता है। तो मैंने देखो, ये अगर मैं बनाता वैसे तो टाइम लग जाता। पीनियल ग्रंथि को अपन जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। जैविक घड़ी का मतलब है कि अगर आप रोजाना अगर सुबह 4 बजे उठते हो और आप लगातार 15-20 दिन से ये काम कर रहे हो, तो जो पीनियल ग्रंथि है हमारी उसी हिसाब से कार्य करने लग जाती है। तो हमारे को बिना अलार्म के, बिना किसी के जगह अपन 4 बजे वापस से उठ जाएंगे। इस वजह से जो पीनियल ग्रंथि है, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। तो त्वचा का रंग मेलेनिन वर्णक, ये इसको फैलाने का काम कौन करता है? MSH। और इसको पास लाने का काम या संग्रहित करने का काम मेलेटोनिन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से MHS निकलता है और पीनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेटोनिन हार्मोन। यहाँ पर जो ये ब्लैक, ये मेलेटोनिन जो वर्णक है, ये अल्ट्रावेव किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारे शरीर की क्या होती है? रक्षा होती है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे बाहर से मैच खेलने आते हैं इंग्लैंड वगैरह से, तो वो बिल्कुल सफेद होते हैं, गोरे गोरे होते हैं। वो क्या कर लेते हैं? यहाँ पे क्रीम लगा लेते हैं, पाउडर सा, एक जैसे देखा होगा आपने सफेद सफेद सा, वो लगा लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उनका जो रंग है वो गोरा होता है। रंग गोरा होने की वजह से जो सूर्य से अल्ट्रावेव जो आती है, वो उनकी स्किन को सीधा इफेक्ट करती हैं, जिससे स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। अब अपने तो ब्लैक होते हैं, सब काले काले होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं? उनको अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन उनके ऑब्जर्व नहीं कर पाती, जिससे उनको कैंसर होने का खतरा होता है। जो वो सफेद सफेद उस पर क्रीम लगाते हैं। तो मेलेनिन जो वर्णक है, वो अल्ट्रावेव को अवशोषित करके हमारे शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है। अगर आपसे पूछ ले कि जो त्वचा का जो रंग है, इस त्वचा का रंग किसके कारण आता है, तो आप बोलोगे सर MSH और मेलेटोनिन वर्णक के कारण, सॉरी मेलेटोनिन हार्मोन के कारण इसका जो रंग है वो अपने आता है। पीनियल ग्रंथि से जो मेलेटोनिन जो हार्मोन निकलता है, पीनियल ग्रंथि से जो मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, ये मेलेनिन वर्णक को क्या करता है? एक जगह संग्रहित कर देता है। और जो पीनियल ग्रंथि से, कौन सी ग्रंथि से? अपने पीनियल ग्रंथि को अपन किस नाम से जानते हैं? जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। पीनियल ग्रंथि को अपन किस नाम से जानते हैं? जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये AGH क्या है? AGH क्या है? अब बात करते हैं हम पीनियल ग्रंथि में ही एक हार्मोन है अपने AGH। कौन सा हार्मोन है अपने? AGH, जो किससे निकलता है? अपने पीनियल ग्रंथि से निकलता है AGH। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एंटी गोनाडियल हार्मोन। क्या काम करता है? तो देखो समझना, मेल और फीमेल, मेल होता है और फीमेल होती है। मेल में होते हैं टेस्टिस, जिसको अपन कहते हैं वृषण, और फीमेल में होते हैं ओवेरी, जिसको अपन कहते हैं अंडाशय। किस नाम से जानते हैं? अंडाशय। ये जो होते हैं वृषण और अंडाशय, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, और इनको अपन कहते हैं गोनाड, GONAD, गोनाड। टेस्टिस या वृषण से स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है। ओवेरी या अंडाशय से ओवम, एग या अंडा का निर्माण होता है। अंडा और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं, उसे अपन निषेचन कहते हैं। उस प्रक्रिया से चाइल्ड का निर्माण होता है, और इस गुण को अपन कहते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। कोई मतलब की बात नहीं, आता तो बस समझाने के लिए कि गोनाड क्या होता है, कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होता है। अब होता क्या है कि ये जो AGH जो हार्मोन है, ये यौवनावस्था के बाद में है, ये जन्म के बाद में, ये जो AGH हार्मोन है, ये क्या करता है
कि जन्म के बाद जननांगों के विकास को रोक देता है। अब भाई जननांग गोनाड विकास को रोक रहा है, विकास को क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, विकास को क्या कर रहा है, रोक रहा है। मतलब जो गोनाड का जो विकास स्टार्ट होता है यौवनावस्था, यौवनावस्था के बाद में इनका विकास होता है स्टार्ट। जैसे मेल में 14 से 16 साल में और जो फीमेल होती है उससे 8 से 14 वर्ष में इनका विकास हो जाता है। लड़कियों में पहले होता है और लड़कों में बाद में होता है। तो इस विकास को क्या कर देता है, रोक देता, मतलब विपरीत कार्य करता है। इसलिए अपन इसे किस नाम से जानते हैं, एंटी, मतलब विपरीत, एंटी गोनाडियल हार्मोन AGH पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो AGH जन्म के बाद जननांगों के विकास को क्या कर देता है, रोक देता है, इसलिए इसे एंटी गोनाडियल हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ तक अपन इस चीज में समझा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो अगर आपको ये चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे अपन वीडियो चलती रहेंगी, पूरी बायोलॉजी, पूरी जीके, इंग्लिश वगैरह, मैथ वगैरह जो भी है सारी सब्जेक्ट अपन इस चैनल पर देखेंगे। तो अगर आप RS या PCS लेवल या कोई भी राजस्थान SI पटवारी ग्राम सेवक की अगर तैयारी कर रहे हो आप, तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक आप यहाँ पर समझ सकते हो। प्रॉपर इनके नोट्स बनाया करो। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आज हमने थोड़ा सा जल्दी इसलिए किया है कि थोड़ा सा ये टॉपिक क्या है, बड़ा है, और बड़ा टॉपिक होने की वजह से क्या है कि थोड़ा बोरिंग भी होने लग जाता है लास्ट में। लेकिन कोशिश की है कि पूरे डायग्राम वगैरह से आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो दोस्तों, विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें अपने देखा था अंतःस्रावी के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जब अपने क्वेश्चन पढ़े थे वहाँ पर, उसमें अपन ने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड अपन ने यहाँ पर देख लिए। आज हम अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही संबंधित पार्ट 4 लेकर के आते हैं। उससे पहले अपन थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो अपन ने देखा कि सबसे पहले हमारी जो शरीर की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है, जिसको अपन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जानते हैं, उससे अपन कहते हैं कोशिका। कोशिका मिलकर के हमारे ऊतकों का निर्माण करती है, टिश्यूज का निर्माण करती है। और जब बहुत सारे जब ऊतक आपस में मिल जाते हैं तो अंगों का निर्माण होता है। और जब अंग आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। सेल्स जो होती हैं कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो स्त्रावी कोशिका और एक अस्त्रावी कोशिका। एक तो स्त्रावी कोशिका और एक अस्त्रावी कोशिका। ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकाले स्त्रावी कोशिका कहलाती है, और जो अपने अंदर से कुछ भी बाहर ना निकाले वो अस्त्रावी कोशिका कहलाती है। अगर कोशिका दो प्रकार की है तो ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्त्रावी ऊतक और अस्त्रावी ऊतक। तो वही चीज, ऐसे ऊतक जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकाले स्त्रावी ऊतक कहलाते हैं। और स्त्रावी ऊतक जो होते हैं उन्हीं को अपन ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। ग्रंथि दो प्रकार की होती है, ग्रंथि दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है अपने अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है अपने बाह्य स्रावी ग्रंथि। अगर अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो अपना जो सीधा का सीधा जो स्रावी जो पदार्थ होता है उसको कहाँ डालती है, सीधा रक्त में डालती है। तो अपने स्रावी पदार्थ को कहाँ डालती है, वो रक्त में डालती है। इसके बाद में इससे जो स्रावी पदार्थ जो बाहर निकलता है, इससे जो स्रावी पदार्थ निकलता है उसे अपन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। अब जब ये हार्मोन पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये ब्लड के सर्कुलेशन के हिसाब से पूरी बॉडी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती हैं इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं जो अपने स्रावी पदार्थ को सीधा रक्त में न डाल करके रक्त से बाहर डालती है, जैसे लार ग्रंथि वगैरह अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। ये जो पदार्थ जो स्रावित करते हैं उसे अपन कहते हैं एंजाइम। और ये जो एंजाइम होते हैं ये किसी स्थान विशेष को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में ग्रंथियां हो गई थी
फिर हमारे शरीर में देखिए अब कौन कौन से अंगों में कहाँ कहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एपिरीनल, अग्नाशय, रीनल, मतलब वृषण, अंडाशय। तो ये सारी की सारी ग्रंथियाँ हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। अंत स्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं ये पाई जाती है। अब इसके बाद में हमने जो जो फोर्थ पार्ट जो देखा था, थर्ड पार्ट, जिसमें अपन ने देखा कि सबसे पहले अपन ने एक ग्रंथि ली अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। उसमें एक तो द्रव भाग होता है और इसका एक ठोस भाग होता है। जो उसका ठोस भाग होता है उसे अपन, जो ठोस भाग होता है वो कोशिकाओं का बना होता है, जैसे अपन कहते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। लैंगरहैंस के जो द्वीप समूह है इनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अपन ने यहाँ पर जो चीज़ पढ़ी वो ये थी कि जो बीटा सेल है वो बीटा सेल यहाँ पर एक हार्मोन स्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन। और जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे शरीर में क्या काम करता है कि जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का परिवहन करता है, रक्त नलिका तक लेके जाता है। अपन ने देखा था कि अगर हमारे शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज़ मेलिटस या मधुमेह रोग हो जाता है। ये जो डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, DM फर्स्ट और DM सेकंड। तो DM फर्स्ट जो होता है वो जो होता है अपने 40 साल से पहले होता है, और DM सेकंड जो होता है वो 40 साल के अपने बाद में होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसमें अपन अगली ग्रंथि जो पढ़ेंगे वो है अपने पीयूष ग्रंथि। अगली कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, या फिर इसी को अपन कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी का क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ये जो पीयूष ग्रंथि है इसे अपन मुख्य रूप से तो वैसे तो ये बटी रहती है 3 भागों में, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। लेकिन अपन यहाँ पर पढ़ने के हिसाब से इसको अपन 2 भागों में बांट लेते हैं, अग्रपाली और ये है अपने पश्चपाली। अभी जो अग्र जो पाली है इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अपन ने कितने भागों में देख लिया? यहाँ पर 2 भागों में, अग्रपाली और पश्चपाली। तो एक बार अपन पश्चपाली की बात कर लेते हैं कि पश्चपाली से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक दूसरा होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। इन सब के बारे में अपन क्रम से पढ़ेंगे। तो अपन ने देखा कि जो पश्चपाली है यहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और दूसरा हार्मोन स्रावित होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन, या फिर इसी को अपन एक और नाम देते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब बात करते हैं अपन पश्चपाली से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा प्रोलैक्टिन। पहला है कौन सा? प्रोलैक्टिन। दूसरा हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन। तीसरा है THS। चौथा है FSH। तीसरा कौन सा है? TSH, और चौथा क्या है? FSH, और पांचवा है LH। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि जो पीयूष ग्रंथि है वैसे तो उसको 3 भागों में बांटते हैं अपन, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो हार्मोन्स जो स्रावित होते हैं वो पश्चपाली और अग्रपाली से ही मैक्सिमम स्रावित होते हैं। अग्रपाली से प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, TSH, FSH, LH, इनको अपन सबको क्रम से पढ़ेंगे। इसके बाद में जो पश्चपाली होती है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन और ADH हार्मोन। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही हैं, 3 वीडियो आप देख चुके हैं, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हार्मोन की। कौन सा हार्मोन कैसे कैसे? तो हम सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो अपन बात करते हैं किस हार्मोन की? प्रोलैक्टिन हार्मोन की।
तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन काम क्या करता है कि जब माता जब गर्भ से होती है, माता जब गर्भ से होती है, तो ये जो हार्मोन होता है ये माता के जो स्तन होते हैं उन स्तनों में दूध का निर्माण करता है। तो यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद में, यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद में जो माता के जो स्तन होते हैं, गर्भावस्था के बाद माता के स्तनों में दूध का निर्माण करता है। तो गर्भावस्था के बाद माता के स्तनों में किसका निर्माण करता है? दूध का निर्माण करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसलिए इसे दुग्ध निर्माण हार्मोन भी कहते हैं, दुग्ध निर्माण हार्मोन। तो एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, कि दुग्ध निर्माण हार्मोन अपन किसे कहते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन को। कैसे? जो माता के जो ब्रेस्ट होते हैं, स्तन जो होते हैं, माता के जो स्तन होते हैं, गर्भावस्था के बाद में, गर्भावस्था के बाद में दूध का निर्माण होता है। मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन को। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है, कि मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, तो एक हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध निर्माण। तो पहला अपन ने किसने पढ़ लिया? कौन सा पढ़ लिया? प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध निर्माण। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नंबर 2, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो देखो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मतलब क्या है, ये क्या काम करता है कि जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, इसने गर्भावस्था के बाद में माता के जो स्तन होते हैं उनमें किसका निर्माण कर दिया? दूध का निर्माण कर दिया। अभी ये जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो क्या काम करता है कि ये जो दुग्ध निर्माण हो गया इसको बाहर निकालता है। जो दुग्ध निर्माण हो चुका है उस दूध को क्या करता है? बाहर निकालता है, मतलब उसका स्त्रवण करता है। क्या करता है? दूध का स्त्रवण करता है। तो गर्भावस्था के बाद में यह हार्मोन, गर्भावस्था के बाद में यह हार्मोन दूध को बाहर निकालता है। गर्भावस्था के बाद यह हार्मोन दूध को बाहर निकालता है। दूध को क्या करता है? बाहर निकालता है। इसलिए इस हार्मोन को दुग्ध स्त्रावी हार्मोन कहते हैं, दुग्ध स्त्रावी हार्मोन कहते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा ऑक्सीटोसिन। दुग्ध स्त्रावी हार्मोन किस नाम से जानते हैं इसे अपन? दुग्ध स्त्रावी हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब अपन जानते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है दुग्ध स्त्रावी हार्मोन के रूप में इसको अपन जानते हैं। तो एक चीज अपन यहाँ पर जानते हैं कि अगर आपको दूध को निकालना है तो ये हार्मोन जरूरी है। अब ये इंसानों के ऊपर भी लागू होता है और ये जानवरों के ऊपर, जो मवेशी, जो गाय भैंस, जो मवेशियां होती हैं जो दूध देती है, अगर वो जानवर अगर दूध नहीं दे रहे तो अपन उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो है इंजेक्शन लगवा सकते हैं। किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। या फिर आपने कई बार सुना होगा, जब जानवरों को, जब कोई ऐसे जानवर जो दूध वगैरह देते हैं और उनको कोई कोई चोर वगैरह ले जाए, तो उन जानवर जो चोर होते हैं उन जानवर से दूध प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज करते हैं। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से जो जानवर होते हैं, सबको आप कॉपी में नोट कर सकते हो आप, ये जो जानवर होते हैं अधिक दूध देते हैं। मवेशियों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब अपन इसका उपयोग करते हैं तो
जानवरों में अपन इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, लेकिन इस दूध का अगर हम सेवन करते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन क्या हो जाता है? डिप्रेशन और कैंसर जैसी घातक बीमारियां आपने हो सकती है। डिप्रेशन और कैंसर जैसी घातक बीमारियां आपने हो सकती है। तो यहां तक समझ में आया ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? दुग्ध स्रावी हार्मोन कहते हैं। मवेशियों से ज्यादा दूध प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अपन क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। और इसका अगला कार्य क्या है कि जब माता जब गर्भ से होती है, माता जब गर्भ से होती है तो उसका जो गर्भाशय होता है, उसका जो गर्भाशय होता है, जो बच्चा जो जन्म लेता है उसके समय इस गर्भाशय में संकुचन का कार्य, तो संकुचन के कार्य के लिए भी जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है? अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसलिए इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ये क्या करता है? जो गर्भाशय होता है उसको दबा देता है, जिससे बच्चे की गति नीचे की तरफ हो जाती है। अब ये जो हार्मोन होता है इसे अपन संकुचन का कार्य करता है यहाँ पर, इसलिए इसे अपन डिलीवरी हार्मोन भी कहते हैं। डिलीवरी हार्मोन भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे अपन? डिलीवरी हार्मोन या प्रसव हार्मोन। या किस हार्मोन के नाम से जानते हैं इसे अपन? डिलीवरी हार्मोन या प्रसव हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये फीमेल में ज़्यादा निकलता है। ये हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये फीमेल में कैसा निकलता है? ज़्यादा निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में ज़्यादा निकलता है? फीमेल में। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लविंग हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अपन किस नाम से जानते हैं? लविंग हार्मोन। क्वेश्चन आया था एक पीसीएस में, आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, एक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इंपॉर्टेंट। तो प्रेम करती है मतलब क्या कर रही है? प्यार कर रही है, लव, प्यार। तो लविंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसके लिए क्या है? जिम्मेदार होता है। जो फल होते हैं, फ्रूट, इनको जल्दी पकाने के लिए, फलों को जल्दी पकाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज किया जाता है। फलों को जल्दी पकाने के लिए कौन से हार्मोन का यूज किया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में आपने पढ़ लिया, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में आपने देख लिया कि जो दूध का निर्माण करेगा वो तो करेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, निर्माण हो गया। इसके बाद में दूध को अगर बाहर निकालेगा तो निकालेगा कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अधिक दूध प्राप्त करने के लिए लिख देता हूं मैं, चलो। अधिक दूध प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रसव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं अपन इसे, लविंग हार्मोन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। फलों को जल्दी पकाने में इसका काम आता है। फलों को जल्दी पकाने में। और अधिक किस में निकलता है? फीमेल में। अधिक किस में निकलता है? फीमेल में। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपने चीजें अच्छे से समझ ली होंगी। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया। अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट हार्मोन की, वो है अपने वेसोप्रेसिन हार्मोन। या फिर ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। क्या कार्य है इसका, क्या कार्य नहीं है? तो देखो समझना कि हम जानते हैं, या फिर ये हमारी होती है रक्त नलिका, ये हमारी क्या होती है? रक्त नलिका। ठीक है। ये है अपने किडनी, ये क्या है? अपने किडनी। और हम जानते हैं
जो किडनी होती है इसमें मूत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मूत्र का निर्माण होता है। और इस मूत्र में जल पाया जाता है और यूरिया पाया जाता है 2 से 3%। और जल जो ये जो मूत्र होता है इसमें जो जल की मात्रा होती है लगभग होती है 95%। कितनी होती है? 95%। अब ये एडीएच क्या है क्या नहीं है वो अपन देखते हैं। तो जो किडनी में जो मूत्र बनता है, अगर इस मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से अगर जो जल है वो अधिक मात्रा में अगर बाहर निकल जाए, अगर ये जल अगर अधिक मात्रा में हमारे शरीर से अगर बाहर निकल जाए, तो आप बताओ देखो क्या हो सकता है? हमारे शरीर में किसकी मात्रा की कमी हो जाएगी? किसकी मात्रा कम हो जाएगी? जल की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जल की मात्रा कम हो जाएगी, तो इस वजह से क्या होता है कि एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है, और वो हार्मोन क्या करता है कि इस जल में से लगभग 10 से 15% वाटर को 10 से 15% वाटर को वापस हमारी रक्त नलिका में ले आता है। कहाँ पर ले आता है? हमारी रक्त नलिका में ले आता है। तो यहाँ पर अपन ने एक चीज देखी कि किडनी या वृक्क में जो जल की मात्रा जो अधिक रूप से मूत्र के माध्यम से जो बाहर जाने वाली थी, उसमें से लगभग 10 से 15% जो जल है उसको कहाँ ले आए? वापस रक्त नलिका में। इससे क्या होगा कि जो मूत्र होगा उस मूत्र में जल की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हमारे शरीर में जो जल की जो अपन ये कह सकते हैं जल जो शरीर से बाहर निकलने वाला था, अब उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इस हार्मोन का नाम है वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन, या फिर इसी को अपन कहते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इसका यूज क्या है? तो आपने देखा होगा कि जैसे मरुस्थली जो जानवर होते हैं, मरुस्थली जानवर, अगर मरुस्थली जानवर अत्यधिक मात्रा में अगर अपने मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से अगर जल को अत्यधिक मात्रा में अगर बाहर निकालेंगे, तो उनके शरीर में वैसे ही जो जल की मात्रा है वो कम रहती है। और अगर वो ज़्यादा मात्रा में निकालेंगे तो उनके अंदर से पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा? अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि जो मरुस्थली जो जानवर होते हैं इनमें एडीएच अधिक मात्रा में पाया जाता है। एडीएच कैसी मात्रा में पाया जाता है? अपने अधिक मात्रा में। और एडीएच अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण क्या होता है कि जो उनका जो मल होता है, जो अपशिष्ट होता है, वो गाढ़ा व ठोस होता है। वो कैसा होता है? गाढ़ा व ठोस होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि ऐसे जानवर जो मरुस्थल में रहते हैं उनमें किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? एडीएच की। और अगर एडीएच की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, वेसोप्रेसिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, तो यहाँ से जो जल है उस मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा वापस कहाँ पे ले ला सकते हैं? वो वापस से जल में ला सकते हैं। अब अपन ने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि जैसे ही जल यहाँ पर आया, मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि जैसे ये है अपने रक्त नलिका, ये क्या है? अपने रक्त नलिका। और ये है रक्त नलिका की दीवार। ये क्या है? रक्त नलिका की दीवार। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि रक्त के द्वारा रक्त के द्वारा दीवारों पर, किसकी दीवारों पर? रक्त नलिका की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्त दाब या बीपी कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब मेरे को एक चीज बताना है यहाँ पर कि शुरुआत में ये जो रक्त नलिका थी, इसमें जो ब्लड था वो ये था रेड कलर वाला। जब यहाँ से वापस जब पानी आ जाएगा इसमें, तो रक्त नलिका तो उतनी बड़ी है, अब उसमें किसकी मात्रा और बढ़ गई? पानी की मात्रा। अब बताओ प्रेशर ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? कि सर पानी आ गया तो प्रेशर कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो अगर किसी में अगर एडीएच की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका बीपी क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आ रही है? ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 शब्द और बता देता हूँ। यूरिया का मतलब होता है मूत्र, मतलब मूत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ आता है अपने यूरिन, जिसको अपन कहते हैं यूरिन। एक शब्द आता है डिस, डिस का मतलब होता है दर्द।
डिस का मतलब क्या होता है? दर्द। तो मैं अगर इस शब्द को अगर यूरिया के आगे जोड़ता हूं तो बनता है डिस यूरिया। इसका मतलब है, डिस का मतलब दर्द, यूरिया मतलब मूत्र त्याग करते समय। तो मूत्र त्याग करते समय दर्द होना, मूत्र त्याग करते समय क्या होना? दर्द होना, क्या कहलाता है? डिस यूरिया। डाई, आपने एक शब्द सुना होगा, डाई। डाई का मतलब होता है डबल। डाई का मतलब क्या होता है? डबल। अगर मैं लिखता हूं डाई यूरिया, डाई यूरिया मतलब मूत्र का दो गुना बनना। डाई यूरिया का मतलब क्या हो जाएगा? मूत्र का दो गुना बनना। यहां तक समझ आया आपके? अब वेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन क्या काम करता है? जो रक्त नलिका होती है उसमें किडनी से या वृक्क से वापस रक्त को लेकर के आता है। रक्त को जैसे ही लेके आएगा, सॉरी, जल को लेके आएगा, वाटर को लेके आएगा, और जैसे वाटर को लेके आएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जितने भी मरुस्थलीय जो जानवर होते हैं, मरुस्थलीय जो जानवर होते हैं उनमें एडीएच कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है। एडीएच कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है। अब अगर मैं अगर आपको अंतर की बात करूं कि अगर एडीएच ज़्यादा है तो क्या होगा और अगर एडीएच कम है तो क्या होगा? हम थोड़ी सी बात करें कि अगर एडीएच की मात्रा ज़्यादा है और अगर एडीएच की मात्रा कम है तो क्या होगा? अगर एडीएच की मात्रा कैसी है? ज़्यादा है। और अगर एडीएच की मात्रा कम है तो क्या होगा? देखो, अगर एडीएच की मात्रा ज़्यादा है तो मूत्र में पानी की मात्रा कैसी होगी? कम होगी। पानी की मात्रा कैसी होगी? कम होगी। अगर पानी की मात्रा कम होगी तो बताओ, मूत्र की मात्रा, मूत्र की मात्रा भी कैसी होगी? कम होगी। मूत्र की मात्रा भी कैसी होगी? कम होगी। और अगर मूत्र की मात्रा कम होगी तो मूत्र त्यागने की संख्या भी कम होगी। मूत्र त्यागने की संख्या भी कैसी होगी? कम होगी। जस्ट इसका उल्टा, अगर एडीएच अगर कम है तो मूत्र में पानी की मात्रा कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। आगे मूत्र की जो मात्रा है वो भी कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और मूत्र त्यागने की संख्या कैसी हो जाएगी? मूत्र त्याग संख्या ये भी कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। मूत्र त्याग संख्या भी कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब अपन ने देखा कि मूत्र त्याग संख्या कैसी हो रही है? यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये जो एडीएच हार्मोन है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में है, मूत्र त्याग की संख्या कैसी हो रही है? ज़्यादा। इसका मतलब है क्या हो रहा है? उसको डाई यूरिया। समझ रहे हो? अगर मूत्र त्यागने की संख्या कैसी हो रही है? दोगुनी हो रही है, मतलब उसके कौन सा रोग है? डाई यूरिया। और एडीएच हार्मोन क्या करता है? इसको कम करता है। मूत्र त्यागने की संख्या को क्या करता है? कम करता है, मतलब उसके विपरीत काम करता है। इसलिए एडीएच को अपन क्या नाम देते हैं? एंटी डाई यूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कि जो मूत्र त्याग की जो संख्या है उसको क्या कर देता है? वो कम कर देता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है। अभी परेशानी जो होती है एडीएच कम ज़्यादा, ये किस वजह से होती है? ये किस वजह से होती है? तो अपन देख लेते हैं एक बार पूरा का पूरा थ्योरी के रूप में समझ लेते हैं इसको अपन। तो देखो, अपन बात करें कि यह जो हार्मोन है यह क्या करता है, इसका काम क्या है? कि सर, मैं जो बोल रहा हूँ उसके आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो आराम से रोक रोक के, कि यह हार्मोन किडनी से, यह हार्मोन किडनी से, या फिर आप बोल सकते हो यूरिन से, यूरिन से जल को कहाँ पर लेके आता है? वापस रक्त में लेकर के आता है। कहाँ पर लेकर के आता है? रक्त में लेकर के आता है। अब जब ये रक्त में लेकर के आता है तो बताओ इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा कि जो बीपी है, यह हार्मोन जो होता है एडीएच हार्मोन, ये बीपी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यह हार्मोन बीपी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है।
अतः इसे अपन वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। समझो चीज़ों को कि यह जो हार्मोन होता है ये क्या काम करता है कि जो बीपी जो है उसको बढ़ा देता है, इसलिए इसे अपन किस नाम से जानते हैं? वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन की कमी के कारण, अगर ये हार्मोन कम होगा तो मूत्र ज़्यादा बनेगा, और मूत्र मतलब ज़्यादा बन रहा है मतलब डबल बन रहा है तो डायूरेटिक। तो इस हार्मोन की कमी के कारण डायूरेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है? डायूरेटिक हो जाता है। इसलिए इस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH कहते हैं। रेगिस्तानी जो जानवर होते हैं, तो रेगिस्तानी जानवरों में ये जो हार्मोन होता है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन से जानवरों में? रेगिस्तानी जानवरों में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैंने आपको भी लिखवाया है वही चीज़ है, वही बोल रहा हूँ मैं वापस से। अपन जब चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, एल्कोहल वगैरह का जब सेवन कर लेते हैं अपन, अत्यधिक सेवन जब एल्कोहल वगैरह का अपन कर लेते हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है कि ADH कम हो जाता है। जब अपन एल्कोहल वगैरह का जब सेवन कर लेते हैं तो उस मात्रा में ADH हार्मोन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोग बार बार टॉयलेट करने जाते हैं। ADH हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या होगा? किडनी में जल का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब जल का स्तर बढ़ेगा तो मूत्र की जो संख्या है, मात्रा है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मूत्र की संख्या जब मात्रा बढ़ेगी तो आप बार बार कहाँ जाओगे? मूत्र त्याग करने जाओगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अपन बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन। नंबर 4, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। अगर इसको हिंदी में कहें अपन, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन ये सिंपल सी बात क्या करता है कि ये है अपने बोन, और ये है अपने बोन की कोशिका। और बोन की कोशिका को अपन एक नाम से जानते हैं। अगर कहीं पे भी आपको कोशिका लिखा आ जाए, इसका मतलब है साइट। क्या है? साइट। हड्डी को अपन नाम देते हैं ऑस्टियो। हड्डी को अपन किस नाम से जानते हैं? ऑस्टियो के नाम से। तो हड्डियों की कोशिका क्या क्या कहलाएगी? ऑस्टियो साइट। हड्डियों की कोशिका को अपन किस नाम से जान सकते हैं? ऑस्टियोसाइट के नाम से जान सकते हैं। अब ये जो हड्डियों की जो कोशिका होती है ऑस्टियोसाइट, ये क्या करती है? अपने आप में विभाजन करती है। अपने आप में क्या करती है? विभाजन करती है, जिसकी वजह से जो हड्डियों की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और यह लगभग 18 से लेकर के 25 वर्ष तक बढ़ती है, अधिक मात्रा में। 18 से लेकर के लास्ट कितना? मैक्सिमम 25 साल तक ये बढ़ती है ऑस्टियोसाइट। इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। अगर इस ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाती है, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो अपन उसे कहते हैं ड्वारेज, बोनापन। क्या कहते हैं? ड्वारेज, बोनापन। और अगर इसकी वृद्धि हो जाती है तो जो शरीर हो जाता है वो कैसा होता है? भीमकायता। कैसा हो जाता है? भीमकायता। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ हार्मोन समझ में आ गया होगा इतना सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अपन ने पीयूष ग्रंथि, इससे निकलने वाले हार्मोनों में सबसे पहले देखा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसके बाद में ADH हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन, फिर अपन ने देखा GH ग्रोथ हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन अपन ने पढ़े हैं। मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो लास्ट तक, तो आप ये मान के चलना कि आपने बहुत कुछ सीखा भी है इस वीडियो में और समझा भी है। तो वापस वही चीज़, अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं
तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, जिससे हम और वीडियो बनाएं। और वीडियो को जो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने को सब्सक्राइब करके रखें अपने पास, जिससे कि हमारे जो आगे की जो वीडियो आए वो आपको अच्छे से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।